नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 9 का अंतिम टॉपिक जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या के अंतर्गत हम विश्व में पाई जाने वाली जनसंख्या और उसका वितरण किस प्रकार है, घनत्व किस प्रकार है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक की स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे जिसमें कक्षा 9 की भूगोल पाठ्य पुस्तक का अंतिम टॉपिक है। आओ शुरू करते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते ही है, वे खुद भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य खुद भी संसाधन होता है। दोस्तों, संसाधन इसलिए होता है मनुष्य क्योंकि वो क्या करता है, जो दूसरे जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनको संसाधन बनाने में मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए मनुष्य को भी संसाधन कहा जाता है। आगे देखते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करें तभी वो आपदा बढ़ती है। तो दोस्तों, ये मनुष्य एक प्रकार से संसाधन है कि जब मनुष्य प्रभावित होता है या मनुष्य किसी को प्रभावित करता है तभी वो संसाधन कहलाएगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन करें तो जनसंख्या एक आधारित तत्व है। ये एक संदर्भ बिंदु है जिसमें दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है और उसके अर्थ और महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा और विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संसाधन है, आपदा है और विनाश है। संसाधन, आपदा और विनाश, इसका अर्थ केवल दोस्तों मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है, ओनली मानव के लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि और विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने के लिए और उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपयोग करता है। दोस्तों, मानव जो पृथ्वी के संसाधन है उनका उत्पादन करेगा और उपभोग करता है, और इसलिए ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहाँ पर, वे कैसे रहते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। और उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है वो भी हम जानेंगे, तथा उनकी कौन कौन सी विशेषता हैं। और भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। दोस्तों, जनसंख्या के जो 3 प्रमुख प्रश्न हैं उन पर विचार करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार और वितरण, दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, और नेक्स्ट है दोस्तों जनसंख्या के गुण और विशेषताएं। ये 3 चीज़ हम देखेंगे। पहली दोस्तों, जनसंख्या का आकार और वितरण में लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं, ये देखेंगे हम। जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के वितरण में लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं। सेकंड है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, तो दोस्तों ये भी हम देखेंगे। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तन कैसे हुआ। नेक्स्ट है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है।
तो दोस्तों इसमें जनसंख्या गुण में हम देखेंगे उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य की जनसंख्या गुण हो गए। वृद्धि जनसंख्या की और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या आकार और वितरण। अब पहला देखते हैं दोस्तों हम जनसंख्या का आकार और वितरण हम सबसे पहले देखेंगे। भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार का वितरण देखते हैं। सबसे पहले मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या थी दोस्तों, ये अपने गलत लिखा दोस्तों, 121 करोड़ जनसंख्या थी दोस्तों। इसमें 21 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,106 लाख। तो 12,106 लाख सही है दोस्तों। वैसे तो 12,106 लाख को हम 121 करोड़ ही कहेंगे, पर 121 करोड़ ही आप याद रखना। पैसा बाजार में 121.06 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यानी विश्व में जितने लोग हैं उसके 17.5% लोग भारत में रहते हैं। और ये 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये दोस्तों भारत के जो 12 करोड़ लोग हैं भारत के मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसमें गलत देगा, 121 करोड़ है, 12.1 नहीं है, 121 करोड़ लोग हैं जो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,84,863 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है और विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। तो दोस्तों 17.5% तो हो गया जनसंख्या संपूर्ण विश्व की भारत में। और भारत के पास क्षेत्रफल दोस्तों मात्र 2.4% ही है संपूर्ण विश्व का। तो जनसंख्या में लगता है भारत का सेकंड स्थान और क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनगणना किसे कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। और भारत में सबसे पहले तो दोस्तों जनगणना किसे कहते हैं, ये निश्चित समय अंतराल, जैसे भारत में 10 साल बाद जनगणना होती है तो निश्चित समय अंतराल हो गया। इसमें जनसंख्या की आधिकारिक गणना या जनसंख्या को जो गिनते हैं कर्मचारी वगैरह वो जनगणना कहलाती है। और भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई दोस्तों। सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई और 1881 ईस्वी में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई। यानी दोस्तों जो 1872 में जनगणना हुई थी वो पूरी नहीं हुई थी, कुछ ही लोगों की जनगणना करी थी। 1881 में संपूर्ण जनगणना थी और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना होती है। और दोस्तों प्रत्येक 10 साल की जनगणना भी 1881 से होती है, फिर 1891, फिर उसके बाद में 1901, ऐसे करते करते 2011 तक प्रत्येक 10 साल बाद। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? क्या आप इसे अपने पुस्तकालय में देख सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। दोस्तों भारत के जितने लोग हैं 121 करोड़, उसमें से लगभग 60 करोड़ लोग हैं वो 5 राज्यों में रहते हैं। पहला है यूपी दोस्तों, यूपी में लगभग 20 करोड़ लोग हैं। फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल और आंध्र प्रदेश। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब आंध्र प्रदेश के 2 राज्य बन गए। आंध्र प्रदेश को कहते हैं हम सीमांध्र। आजकल इनका आधिकारिक नाम है सीमांध्र। और दूसरा है दोस्तों तेलंगाना। लेकिन 2011 में तो ये एक ही राज्य था। ये तो बाद में बढ़े हैं दोस्तों, 2014 में बढ़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जिसकी आबादी है भारत के कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। यानी दोस्तों
क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी है, कुल जनसंख्या केवल 5.5% है। यानी क्षेत्रफल तो है दोस्तों राजस्थान का 10.41% पूरे भारत का, लेकिन दोस्तों जनसंख्या है केवल 5.5%। तो ये है दोस्तों रेशियो। क्षेत्रफल में पहला स्थान है और जनसंख्या में है दोस्तों 8वां स्थान राजस्थान का। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ टॉपिक रह गए थे बीच में, देखते हैं। ये मानचित्र दोस्तों देखते हैं। जनसंख्या है 17.5% केवल भारत के अंदर ही है और शेष विश्व की 82.5%, जिसमें दोस्तों चीन की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है, लगभग 19% जनसंख्या है, 18.5%। और भारत का क्षेत्रफल देखो 2.4% और विश्व का बाकी हो गया 97.6। 100 में से 2.4 निकाल दो 97.6 और 100 में से 17.5 निकाल लो 82.5। तो दोस्तों जनसंख्या का देखो, ये इस रेखा चित्र में इतना बड़ा टुकड़ा है जनसंख्या का, क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा ही है। इस तरह दोस्तों जनसंख्या विश्व की और भारत के अंदर, विश्व के क्षेत्र में भारत की जनसंख्या काफ़ी वो अवितरित है, एक जगह से दूसरी जगह फैली हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और जहां की कुल आबादी दोस्तों 1990 लाख यानी 19.90 करोड़, 20 करोड़ जनसंख्या लगभग। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। तो दोस्तों जितनी भारत की जनसंख्या है उसका लगभग 6वां हिस्सा यानी 16% लोग रहते हैं यूपी के अंदर। और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य है, यानी हिमालय का राज्य दोस्तों सिक्किम है, नेपाल और भूटान के बीच में है, बंगाल के ऊपर है। सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है दोस्तों। 6 लाख जनसंख्या तो हमारे जैसलमेर की है, जहाँ सबसे कम क्षेत्रफल है। और लक्षद्वीप में केवल 64,000 लोग ही निवास करते हैं। तो आपसे दोस्तों ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना सिक्किम, उसकी आबादी है 6 लाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको बताना है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में केवल 64,000 लोग निवास करते हैं। हमारे गांव में जैसे छोटा कस्बा होता छोटा मोटा, वहीं लोग हो जाते हैं 64,000। तो अब देखते हैं हम भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। दोस्तों भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इस टॉपिक में और देख लेंगे। तो दोस्तों मुख्य वजह ये है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रफल हैं। एक तो विशाल मैदान है, तो मैदान में दोस्तों ज़्यादा लोग रहेंगे। और तटवर्ती क्षेत्र है तो वहाँ भी ज़्यादा लोग रहेंगे। मैदान हो गए, तट हो गए, वहाँ ज़्यादा रहेंगे। लेकिन दोस्तों मरुस्थल है, तो राजस्थान में कम जनसंख्या होने की मुख्य वजह क्या है, मरुस्थल है। और मरुस्थल के अंदर क्या होता है कि कठोर जलवायु पाई जाती है और सब सुविधाएं नहीं मिलती मरुस्थल में, इसलिए यहाँ कम है। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर भी यातायात की सुविधा नहीं मिलती है, संचार की सुविधा नहीं होती है, कई सुविधाओं से इंसान वंचित रहता है। तो इस वजह से तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में है दोस्तों मरुस्थल, और ये हिमालय है, अरावली आ गई, तो यहाँ जनसंख्या कम रहती है। जबकि मैदानी भाग में और तटवर्ती भागों में जनसंख्या अधिक रहती है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण देखते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व से मतलब है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोग की संख्या, उसे घनत्व कहते हैं। और भारत में विश्व घनी आबादी वाले देशों में से, तो आप घनी आबादी में ऐसे करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे कहेंगे जनसंख्या घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे उसे जनसंख्या घनत्व कहेंगे।
अब जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया, कुल क्षेत्रफल है, उसमें से कुल जनसंख्या का भाग दे दो तो वो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। कि आप जानते हैं केवल बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो दोस्तों भारत से जनसंख्या घनत्व अधिक केवल 2 देशों का है, इसमें बांग्लादेश और जापान है। सबसे अधिक तो बांग्लादेश का है संपूर्ण विश्व में, फिर उसके बाद है जापान का। बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इनका जनसंख्या घनत्व आप कहीं से नोट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि बांग्लादेश और जो जापान का जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों आपको बताना है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी दोस्तों 382 लोग प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं भारत में। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों बिहार के अंदर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 वर्ग किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व या समान वितरण को दर्शाता है, हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382। दोस्तों राजस्थान का भी ध्यान रख लेना आप, क्योंकि आप राजस्थान के कई लोग हैं। तो 200 है, सबसे अधिक है बिहार का 1102 और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, ये 17 लोग रहते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं हम ये जनगणना 2000 ये दोस्तों भारत की जनगणना का चित्र दे रखा है। ये जनसंख्या के वितरण का चित्र है। इसमें देखते हैं किस प्रकार जनसंख्या का वितरण है। तो यूपी के अंदर संपूर्ण भारत की 16% जनसंख्या निवास करती है, सबसे अधिक। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर 9% लोग रहते हैं। फिर हो गए बिहार के अंदर 9, इनकी जनसंख्या लगभग एक समान सी है। फिर बंगाल में रहेंगे 8%, बंगाल की जनसंख्या 4थे नंबर पे है। फिर ये हमारा आंध्र प्रदेश आ गया 5वें नंबर पर। फिर हमारे MP आ गया 6ठे पे। तमिलनाडु की 6%, राजस्थान में 5.5% लोग रहते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। और राजस्थान का 8वां नंबर है, 8TH, ठीक है। कर्नाटक में 5%, गुजरात में 5, ओडिशा में 3, केरला में 3, झारखंड में 3, आसाम में 3, पंजाब में 2, छत्तीसगढ़ में 2, हरियाणा में 2, दिल्ली में 1, JNK में 1, उत्तराखंड में 1 व्यक्ति निवास करता है। यानी 100 में से इतने लोग निवास करते हैं इन राज्यों में ये दोस्तों। और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 2%, जैसे छोटे राज्य हो गए, मान लो जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, वो राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वहाँ 2% लोग निवास करते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में। ये दोस्तों ये चित्र बताया गया है। इसमें देखो 250 से अधिक ऐसा कलर है, फिर 250 से कम, फिर 251 से 500, 501 से 750 और 751 से 1000, फिर 1000 से अधिक। तो आप इस मानचित्र में देखते हैं दोस्तों, जो मानचित्र होते हैं इन मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आपको इसे ध्यान रखना है दोस्तों। थीमेटिक मानचित्र में क्या होगा, जैसे जनसंख्या हो गया, सड़क हो गया, या लोएस खनिज हो गए, इन सारी चीज़ों का जो भी मानचित्र में दर्शाते हैं उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। प्राकृतिक, राजनीतिक, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक, 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। ये दोस्तों बिहार हो गया और ये बंगाल हो गया। यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। फिर 750 से 1000 के बीच अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अपना मेघालय, ये राज्य दोस्तों 750 से अधिक है। और अपना नीचे हो गया हमारा केरला, यहाँ दोस्तों 750 से अधिक लोग निवास करते हैं, 750 से 1000 के बीच के। उसके बाद है हमारा
501 से 750 के बीच कौन कौन से? दोस्तों यूपी भी है इसमें 750 से अधिक में। 501 से 750 के बीच है। ये जितने भी राज्य दोस्तों देखते हैं 501 से 750 के बीच। ये तुम्हारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। अब दोस्तों ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दोनों 7 हो गए, जॉइंट हो गए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम। ये है दोस्तों। इनमें 250 से लेकर 500 से लेकर 750 तक लोग निवास करते हैं। तमिलनाडु हो गया। अब देखते हैं हम 251 से लेकर यानी 250 से लेकर 500 के बीच कौन कौन से राज्य हैं? 250 से 500 के बीच ये तुम्हारा JNK हो गया, ये राज्य है। और 250 से कम कौन से हैं? 250 से कम है दोस्तों राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड। ये राज्य दोस्तों 250 से कम लोग निवास करते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। अब ये क्या बता रहा है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। दोस्तों जो तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये कह रहा है 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। तो दोस्तों आपको इसकी तारीख याद रखनी, कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को इसकी दोस्तों घोषणा हुई थी। 5 अगस्त ध्यान रखना आपको। जबकि लागू कब हुआ है यानी इनका विभाजन कब हुआ और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने? ये बने दोस्तों 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 2019 को जब दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हमारे पुण्यतिथि थी उनके अवसर पर 30 अक्टूबर को आती है। 30 अक्टूबर 2019 को इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, JNK और लद्दाख को। और ये घोषणा हुई थी 5 अगस्त को, यानी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने बाद दोस्तों ये इनको लागू करा। तो अब दोस्तों आपसे पूछ ले कि ये 29वां राज्य तो तेलंगाना बना, अब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया तो कितने राज्य हुए? 28 राज्य है वर्तमान के अंदर। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको दोस्तों पहले 7 थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश पुराने टाइम में। फिर जम्मू कश्मीर बन गया, फिर लद्दाख हो गया, तो दोस्तों ये तो 9 हो गए। फिर 9 होने के कुछ समय बाद में क्या हुआ? दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मर्ज कर दिया, आपस में मिला लिया। तो दोस्तों मिलाने से फिर 9 से वापस 8 हो गए। तो अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 UT हैं और 28 स्टेट हैं। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये क्रियाकलाप है। चित्र 6.3 का अध्ययन करें, इसकी तुलना चित्र 2.6 ये तो हमने देख लिया। चित्र 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ भी 250 से कम लोग निवास करते हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है और क्यों? दोस्तों कई राज्य बताए मैंने, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। दोस्तों असम का और प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मीडियम क्लास का है। पहाड़ी, कटे छंटे, पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कटे छंटे और पथरीले भूभाग हो गए, मध्यम से कम वर्षा हो गई,
छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी हो गई तो क्या करती है, राज्यों के जनसंख्या घनत्व को डेफिनेटली प्रभावित करती है। उसके बाद है दोस्तों उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। तो दोस्तों ये जो उत्तरी मैदानी भाग है इसके अलावा दक्षिण में केरला है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो अपने यूपी, बिहार और बंगाल हो गए, पश्चिम बंगाल, 3 राज्य। अब है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहा है और 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु और प्रवास से आपसी संयोजन से ये प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है तो मुख्य वजह 3 होती है, एक जन्म होती है, मृत्यु और प्रवास, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे हम जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष राज्य, किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर जनगणना होती है, किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार में व्यक्त किया जाता है। पहला है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रति वर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। दोस्तों एक तो सापेक्ष वृद्धि होता है, कितनी वृद्धि है, और दूसरा है प्रति वर्ष होने वाले परिवर्तन, प्रत्येक साल जो परिवर्तन होता है। सापेक्ष वृद्धि में हम 10 साल में देखेंगे कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई वो, और दूसरा है प्रत्येक साल में कितनी हुई। प्रत्येक वर्ष या 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनगणना को बाद की जनगणना जैसे 2011 की जनगणना से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है और इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। दोस्तों निरपेक्ष वृद्धि किसे कहेंगे, जब बाद की जनगणना में से पहले की जनगणना घटा लें तो उससे कहेंगे निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। और सापेक्ष वृद्धि प्रत्येक 10 साल में बढ़ेगी, वो सापेक्ष वृद्धि है, और प्रत्येक वर्ष बढ़ेगी, वो प्रत्येक वर्ष में बढ़ने वाली जनगणना है। जनसंख्या का वृद्धि दर महत्वपूर्ण पहलू है और इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। तो दोस्तों ये होता है 2% वृद्धि से मतलब है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि है वो कहलाएगी और इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो भारत की आबादी दोस्तों 1951 में ये बता रहा 36 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ होगी। दोस्तों सही नहीं लिखा है इन्होंने, 36 लाख क्या लिखा है, 3600 लाख और 121 करोड़ होगी। आगे देखते हैं। ये दोस्तों सारणी दे रखी है, सारणी देखते हैं। अब ये वर्ष दे रखा है, कुल जनसंख्या दे रखी है 10 लाख में, 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि। ये दोस्तों जब 1 दशक में वृद्धि होती है वो सापेक्ष वृद्धि कहलाती है और निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं पिछली जनगणना में से जो वर्तमान जनगणना उसको घटाना, वो कहेगी निरपेक्ष वृद्धि दर, और वार्षिक वृद्धि दर वो अलग है। तो 36 करोड़ थी और सापेक्ष वृद्धि दर थी 42% और वार्षिक थी 1.25%। फिर बढ़ी 43 करोड़ हो गई 61 में, 71 में 54 करोड़, 81 में 68 करोड़ और 91 के अंदर 84 करोड़, 2001 में कितनी हो गई 102 करोड़ और 11 में हो गई 121 करोड़। दोस्तों 100 जो हमारे 2011 इसमें हुई थी सापेक्ष जो वृद्धि दर है दोस्तों ये होगी 181%, 181% होगी 10 साल में वृद्धि दर 181 और वार्षिक वृद्धि दर हुई है 1.64, 1.25, 96 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रही। दोस्तों हम पिछले कुछ वांछित दंड आरेख देखते हैं।
ये देख रखा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि 1951 से 2011 के दौरान कितना क्या हुआ है। तो इसका मानचित्र देखते हैं हम। ये दोस्तों 1951 से 61 में 21% की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि ज़्यादा हुई है। फिर 51 से 71 में फिर और ज़्यादा वृद्धि हुई 64.8। फिर दोस्तों जब 1981 की जनगणना हुई, यानी 71 के बाद 81, तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ गई 24.66। तो दोस्तों कमी आने का मुख्य कारण ये है, ये बता रहा है 1981 के अंदर, 1981 में जो कमी आई दोस्तों, इसके कई कारण थे। 1981 में जो 1971 का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो इसमें भी भारी मात्रा में हानि हुई और कुछ अकाल सूखा ये पड़ गए थे। उस टाइम काफ़ी लोग ख़त्म हो गए थे महामारी की वजह से। ये भी काफ़ी, इससे भी काफ़ी जनगणना में कमी आ गई, 24.8 से 24.66 हो गए। फिर दोस्तों अगला देखते हैं 23.87, 91 के अंदर हो गई। 2001 में 51.54 और वर्तमान में दोस्तों 2011 के अंदर 10 की वृद्धि दर है 17.64, यानी घटी है। पहले कम थी, फिर बढ़ी तीसरी बार, फिर बाद में लगातार कम होते होते 17.64 पे आ गई। तो दोस्तों इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि दर घटना प्रारंभ हो गई। तो आपको ध्यान रखना है 1981 1981 है, यहाँ से घटना हो गई शुरू, और इससे पहले बढ़ती थी। आप गलती से 71 मत कर देना। 71 आप इसलिए भी कर सकते हैं कि जो युद्ध हुए थे, भारत पाक युद्ध हुआ था 65-71 का, 62 में चीन युद्ध, वो आपको नहीं करना है। अब देखते हैं दोस्तों ये भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2001 में कितनी क्या हुई है, इसका दंड डायरेक्ट देखते हैं। 1901 में मात्र 23 करोड़ जनसंख्या थी दोस्तों, फिर 25 करोड़ हो गई, फिर 25, फिर 27 करोड़, फिर 31 करोड़, फिर हो गई तो 36 करोड़ हो गई 1951 में। 61 में हो गई 43 करोड़, 54 करोड़ 71 में, 68 करोड़, 84 करोड़, फिर 102 करोड़ 2001 की बात है, ये भी ध्यान रखना आपको। 121 करोड़ हो गई 2011 में। अब दोस्तों 2021 आने वाला है, तो अब जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगला पिलर आएगा वो इससे भी बढ़ाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया। सारणी 6.1 में चित्र 6.2 और 6.4 दर्शाते हैं कि 1951 से लेकर 1981 तक जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, 1981 तक बढ़ रही थी, और ये जनसंख्या में तेज़ वृद्धि की व्याख्या करता है 1981 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना 1981, ये सवाल काफ़ी लोग गलत करते हैं, मेरा भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहा इस सवाल के अंदर। 1951 से 1981 है दोस्तों, 71 नहीं है। मैंने कई बार 71 क्या है। 1951 में 36 करोड़ थी और 1981 में 68 करोड़ हो गई। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों वृद्धि दर में कमी होने से मुझे मतलब है कि जितने लोग हैं उस पर कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है, वो है। संख्या तो बढ़ेगी दोस्तों, यदि कम वृद्धि होगी, यदि 1% भी है तो वृद्धि तो होनी है। वो केवल अनुपात है कि पिछले साल कितने लोगों में कितने लोग बढ़े, इस वजह से ये वृद्धि दर में कमी होने के बावजूद लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। तो वृद्धि दर कब होने 1981 से कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से कमी आई
दोस्तों जन्म दर में तेज़ी से कमी आने की वजह मुख्य रूप से जो चिकित्सा सुविधाएं वो बेहतर हो गई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 18 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। यानी दोस्तों 1991 में क्या हुआ, 18 करोड़ लोग बढ़ गए, और इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन फिर भी दोस्तों ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि मैंने अभी रीजन बताया था ऊपर। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। दोस्तों कम वार्षिक दर लगाया जाएगा, लेकिन सापेक्ष वृद्धि दर कि 10 साल में कितने परसेंटेज लोग बढ़े, तो वो तो ज़्यादा ही होगा। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों इतनी विशाल जनसंख्या है। कम भी बढ़ेंगे तो भी जनगणना खूब बढ़ेंगे, कई करोड़ लोग बढ़ जाएंगे, 10-12 करोड़ तो बढ़ ही जाएंगे। जब 10 करोड़ हो गया, भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। अगला है दोस्तों, वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। तो वृद्धि दर में कमी क्या करता है, जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है, और इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत क्या दोस्तों चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ये दोस्तों संभावना जताई जा रही है। तो आपको सन याद रखना है, 2045 तक होगा। 2021 की जनगणना आ रही, इसमें नहीं बढ़ेगी जनसंख्या ज़्यादा, क्योंकि चीन में भी अब पहले एक बच्चा नीति थी, वो ख़त्म कर दी, अब 2 बच्चे हो रहे चीन में भी, भारत में 2 बच्चे हो रहे हैं। फिर 31 की आएगी, 31 में नहीं बढ़ेगी, फिर 41 उसमें भी नहीं बढ़ेगी। 2051 की जनगणना आएगी दोस्तों, तब हम लोग आगे हो जाएंगे। अब है जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये हमने पढ़ा था, ऊपर कुछ देखा था हमने। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, यानी जितने लोग जन्मे हैं और जितने मरे हैं उनमें जो अंतर करें तो वो क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। और 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 बच्चों में जितने बच्चे जन्मेंगे वो तो हो जाएंगे जन्म दर, और जितने 1000 पर मरेंगे वो हो गए मृत्यु दर। ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर है मृत्यु दर से अधिक रहा है, क्योंकि जन्मने वाले दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जलवायु कंडीशन कुछ वजह है काफ़ी, इस वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब अगला है दोस्तों, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ये हमने देखा था अभी। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। ये मृत्यु दर में गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट वैसे नहीं हो रही है क्योंकि जनगणना जो जनसंख्या जन्म दर बढ़ रही है, तब हमें लग रहा है कि मृत्यु दर घट रही है, बाकी मृत्यु दर नहीं घट रही है, वो तो जनगणना बढ़ रही है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। 1980 तक क्या था, ज़्यादा लोग जन्म रहे थे और ज़्यादा लोग मर रहे थे, उससे लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी अंतर आ गया था, और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई थी। और 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। और इस प्रकार चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है दोस्तों, प्रवास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है और कहीं कहीं कम भी होती है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक भी हो सकता है देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, 2 देशों के बीच में भी। अगला है दोस्तों, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि आंतरिक प्रवास से दोस्तों लोग तो वहीं के वहीं रहने, किसी नगर की जनसंख्या बढ़ जाएगी, किसी शहर की बढ़ जाएगी, लेकिन देश की जनसंख्या नहीं बढ़ती है। लेकिन ये देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेगा। वितरण तो प्रभावित हो गई, जनसंख्या वितरण और उनके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्रियाकलाप है।
भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में की ओर होता है। तो दोस्तों प्रवास भारत में ज़्यादातर गांव से लोग शहरों की ओर जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, यानी पुश करने के कारक प्रभावी होते हैं। गाँव के अंदर सारी सुविधाएं मिलती नहीं हैं, रोजगार इत्यादि की सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं गाँव में अपेक्षाकृत कम होती, इसलिए लोग शहरों की ओर भागते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन को दर्शाता है। यानी जब अपनी ओर जो आकर्षित करेगा उसे कहेंगे अभिकर्षण, यानी पुल कर रहा है, खींच रहा है, शहरों को लोग खींच रहे हैं, और अपकर्षण मूवमेंट कर रहे हैं, पुश। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। दोस्तों उम्र और लिंग के संतुलन को काफ़ी बिगाड़ देते हैं ये प्रवास, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पुरुष लोग हैं वो शहरों में आते हैं, इस वजह से शहरों में लिंगानुपात लगातार कम हो रहा है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या में 17.29% लोग नगरीय जनसंख्या थी, यानी 17 लोग 100 में से शहर में रहते थे। 1951 की बात है, जो 2011 में, तो दोस्तों 2011 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, 31% हो गए, लगभग 31.80% लोग रहने लग गए। तो देखो कितने ज़्यादा हो गए। पहले तो मात्र रहते थे 17 लोग, 17 से 31 हो गए, यानी लगभग डबल हो गए। एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या होगी 35 से बढ़कर 53 होगी। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से अधिक नगर कितने हैं वर्तमान में, 53 नगर हैं वर्तमान में। 10 लाख से ज़्यादा 53, पहले थे 35 एक के अंदर। और शहरों के अंदर लोग रहते हैं 31.80% लोग रहते हैं, करीबन 32%। अब देखते हैं आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। ये जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों आयु से काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या और प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। तो दोस्तों आयु से तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है और प्रौढ़ लोग हैं वो तो काम करते हैं, इसलिए उन्हें क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। और जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो क्रियाशील नहीं होते, अक्रियाशील होते हैं। दोस्तों 16 से लेकर 64 आयु वर्ग ये होता है क्रियाशील, जिसके अंदर युवक आ गए और प्रौढ़ आ गए। बाकी बच्चे और बूढ़े कुछ काम नहीं करते हैं। तो किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्य 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। बच्चे हो गए 15 वर्ष से कम, वयस्क हो गए 15 से 59 और वृद्ध हो गए 59 से अधिक। ये लगभग दोस्तों विभाजन 16 से 64 वाला होता है, लेकिन कहीं 60 तक दे दिया। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, बच्चे की बात है, और इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। और ये वयस्क लोग इनको, बच्चों को और बूढ़ों को ये भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिलाते हैं। वयस्क आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, यानी पैसा भी कमाते हैं और संतान उत्पत्ति भी करते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग, इसे कार्यशील वर्ग कहते हैं। अब है 59 वर्ष से अधिक। ये दोस्तों जो 59 वर्ष से अधिक आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं, यानी आर्थिक रूप से तो उत्पादनशील होंगे और अवकाशग्रस्त प्राप्त हो सकते हैं। काम करते भी कुछ लोग, कुछ नहीं भी करते, दोनों चीज़ हो सकती, कुछ रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। यानी स्वेच्छा से काम करे तो ठीक है बूढ़े, बाकी इनको कौन मना करे, इनकी रेस्ट करने की उम्र होती है। दोस्तों अब भारत की उम्र संरचना देखते हैं।
डायग्राम बना रखा है। वयस्क लोग हैं 58% भारत में, ये वयस्क का है बड़ा। और वृद्ध हैं भारत के अंदर 6% मात्र ये हिस्सा है, और बच्चे हैं 34%। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में वयस्क कितने हैं, वयस्क ज़्यादा पूछते हैं। तो भारत में कार्यशील जनसंख्या लगभग 58.7%, यानी 60% लोग भारत के अंदर कार्यशील जनसंख्या है। दोस्तों इतनी बड़ी कार्यशील जनसंख्या होने की वजह से भारत को संभावनाओं का देश कहा जाता है, इसलिए तो विकासशील देश कहते हैं। विकास हो रहा लगातार, 58% लोग हैं, लेकिन सारे लोग काम करते नहीं हैं, निकम्मे भी होते हैं। इस वजह से देश का विकास कम हो रहा है। वृद्ध तो मात्र 6% है, बच्चे हैं 34%, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समय उत्पादक नहीं होते हैं। और भारत की जनसंख्या के 3 समूह के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। ये क्रियाकलाप आपको करने हैं। आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं, इसके कारण क्या क्या है, आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो कि घरेलू सहायक और श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे काम करते हैं दोस्तों ये तो। अब देखते हैं हम लिंग अनुपात कितना क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी दोस्तों 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं वो कहेगा लिंग अनुपात कहलाएगा। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता, यानी दोस्तों पुरुष ज़्यादा महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात नहीं होता। ऐसा क्यों होता है इसका पता कीजिए। और 1951 से 2011 के बीच लिंग अनुपात की सारणी 6.2 दर्शाई गई। दोस्तों लिंगानुपात कम होने की मुख्य वजह ये है क्योंकि अभी भी भारत के अंदर अनपढ़ लोग हैं, साक्षरता नहीं है, और इस वजह से जो बेटी को क्या करते हैं, जो पहले जांच करा लेते हैं और भ्रूण हत्या कर देते हैं, ये भी कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण है दोस्तों, अभी भी वंशवृद्धि का लोग सोचते हैं कि भाई वंशवृद्धि होनी चाहिए, और वंशवृद्धि में क्या है, केवल बच्चा ही लड़का ही वंशवृद्धि कर सकता है, इससे भी लड़कियों में कमी आती है। कई सारे कारण हैं। अब है जनगणना वर्ष और लिंग अनुपात। 1951 में लिंग अनुपात था 946 बच्चे यानी लेडीज़ थी 1000 पे, फिर 41 हुई, कम हुई, फिर और कम हुई 30, फिर बढ़ गई 34, 81 बढ़ी है। 81 में लिंग अनुपात बढ़ा है, लेकिन वो वृद्धि दर घटी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब वृद्धि दर घटेगी तो लिंग अनुपात बढ़ेगा, ये भी एक दूसरे के पूरक है। फिर 29 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 43 हो रहा है। यानी लिंग अनुपात दोस्तों कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी। आपको 2011 का ध्यान रखना कितना है, 943 है। आपको ध्यान होना चाहिए एक्यूरेट। 943 लोग निवास करते हैं, और 928 लोग राजस्थान में। लिंगानुपात राजस्थान का है 928, जो राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से कम है, आपको ये भी पता करना है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, 1084 है, सबसे अधिक है केरला के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और पुडुचेरी में प्रति 1000 पे है 1038, पुडुचेरी के अंदर 1038 है। जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें सबसे अधिक पुडुचेरी का है, राज्यों में केरल है। जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 866 है। दोस्तों दिल्ली के अंदर मात्र 866 है। यूटी के अंदर सबसे कम है 866, और राज्यों में सबसे कम है हरियाणा के अंदर 877 लोग 877 महिलाएं हैं। तो आपको दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो पुडुचेरी है 1038, और सबसे कम दिल्ली 866, और राज्यों के अंदर 1084 केरल, और सबसे कम है 877 है हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट। और इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, वो हम आगे देखेंगे। याद कीजिए सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की और क्यों है। दोस्तों केरला के जो केरल राज्य है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों साक्षरता दर होने की मुख्य वजह लिंगानुपात अच्छा है, और यहाँ के लोग समझदार भी हैं, और यहाँ सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, शिक्षा की सुविधा, रोजगार की सुविधाएं की वजह से
साक्षरता दर उच्च है। अब हम देखते हैं साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट रूप से केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, पढ़े लिखे लोग ही बुद्धिमानी से निर्णय ले सकें और शोध और विकास के कार्य कर सकते हैं। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, दोस्तों आपको ध्यान रखनी है जनगणना की परिभाषा, साक्षरता की क्या परिभाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया। यानी 7 साल से अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिख सकता और पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा गया है। और भारत की साक्षरता स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर थी 73%। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 73.1% है। 73% साक्षरता है भारत की 2011 की, ये आपको ध्यान रखना है। 80.9% है महिलाओं की, पुरुषों की, और महिलाओं की 64.6। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 73.1, 80.9 पुरुषों की, महिलाओं की 64.6। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब है दोस्तों व्यवसायिक संरचना। ये लोग व्यवसाय किस प्रकार करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। यानी जो लोग काम करते हैं जिस हिसाब से, उन्हें व्यवसायिक संरचना कहेंगे। और किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और व्यवसाय को सामान्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। वैसे दोस्तों 5 हैं, चतुर्थक और पंचम भी हैं, पर मेनली 3 ही हैं। अब पढ़ेंगे हम प्राथमिक व्यवसाय किसे कहेंगे। प्राथमिक व्यवसाय से मतलब दोस्तों जो हम डायरेक्ट जो ज़मीन से कुछ जुड़े होते हैं, ज़मीन खेती से संबंधित कार्य करते, कृषि पशुपालन से संबंधित जो सीधा शोधन करते हैं धरती से, वो तो हो गया प्राथमिक। इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालना, खनन आदि क्रियाएँ शामिल है। सारे खनन डायरेक्ट ज़मीन में से खोदते हम, मछली भी खुद ही उत्पन्न होती है, उसको पालना, वृक्ष लगाना, पशु पालना, कृषि। द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन और निर्माण कार्य आते हैं। दूसरे के अंदर क्या आएगा, जो उत्पादन करते हैं इन्हीं से, जो प्रथम जो प्राथमिक क्रिया उनसे उत्पादन करते हैं, जैसे उद्योग बना दिया हमने, इन्हीं से होगा, खनन से हो जाएगा, भवन बना दिया, निर्माण कार्य हो। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं, यानी सर्विस सेक्टर वो आता है तृतीय क्रियाकलाप। इसमें परिवहन आएगा, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं। द्वितीय के अंदर भवन, निर्माण कार्य। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। तो दोस्तों विकसित देश होंगे वहाँ दूसरे और तीसरे जो क्रियाएं हैं द्वितीय तृतीय वो लोग ज़्यादा करेंगे, और विकासशील देशों या गरीब देशों में प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं ज़्यादा लोग करेंगे। और विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य पर है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में कृषि 64% लोग करते हैं। कृषि और कृषि से जुड़े हुए उद्योग जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों ये और देखते हैं, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात है 13% और 20%। द्वितीय क्षेत्र में 13% और 20% है तृतीय क्षेत्र में। तो कितने हो गए, 64 तो हो गए, 13 और 20, 67, 77, लगभग 97% लोग हो गए। और बाकी 3% लोग हैं जो चतुर्थ उद्योग और पंचम उद्योग है, जो वो तो फिर अधिकारी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अनुसंधान वाले वो हो गए। अब है स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या
कि स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आया। दोस्तों स्वास्थ्य में लगातार सुधार आ रहा है। मृत्यु दर जो क्या थी 1951 में प्रत्येक 1000 पे थी, 25 लोग मरते थे 1951 में, 2011 में घटकर 7.2 रह गई। यानी अब केवल मृत्यु दर आपको ध्यान रखनी है मात्र 7.2 है, पहले थी 25। औसत आयु जो कि वर्ष 1951 में 36.7 वर्ष थी, अब हो गई 67.9 हो गई। तो दोस्तों एवरेज आयु भी आपको ध्यान रखनी है। औसत आयु है 67.9 वर्ष, यानी अब एक आम मनुष्य है वो 67.9 वर्ष जीता है 2012 में। पहले क्या था 1951 में 36 साल ही लोग जीते थे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, मेन तो वजह यह था। और पहले 25 लोग मरते थे 1000 पे, और अब मात्र 7 आदमी ही मरते हैं। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारी से बचाव और रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। दोस्तों जो स्वास्थ्य का स्तर है अभी भी बहुत नीचा है भारत का। वो देख रहे जैसे कोरोना महामारी आ गई तो स्वास्थ्य स्तर की पोल तो खुल ही रही है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है। दोस्तों प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत हो रही है, बहुत कम हो रही है, तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। दोस्तों कुपोषण से भी हमारा जनसंख्या का बड़ा भाग प्रभावित हो रहा है। शुद्ध पीने का पानी, मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। ये सारी सुविधाएं जो रोटी कपड़ा मकान केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। पीने का पानी वो भी शुद्ध, अशुद्ध तो लोगों को मिल रहा है। मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं गांव में बहुत 1/3 लोगों को ही मिलती है, और इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। दोस्तों हमें नई जनसंख्या नीति बनानी होगी। और किशोर जनसंख्या किसे कहते हैं? भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उसकी किशोर जनसंख्या का आकार है, क्योंकि दोस्तों किशोर है आने वाले कल का भविष्य है, और ये भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। यानी भारत में जो प्रत्येक 5 लोग में से एक आदमी, प्रत्येक 5 व्यक्ति किशोर है, और किशोर प्राय 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होते हैं। दोस्तों इन पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, बच्चों को खिलाएं तभी तो बच्चे बड़े होकर आगे भारत का भविष्य बढ़ेंगे। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब होता है और विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। दोस्तों बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं या खून की कमी हो रही है बच्चों में, और विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। और किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, और शिक्षा के प्रसार और इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले 1952 में आई थी सबसे पहले, उसके बाद में 2002 के अंदर आई है नई नीति, 2000 में आई थी। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कब किया? 1952 के अंदर। और परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के प्रयास हैं, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम है। फिर दोस्तों 2000 में नई नीति लाई गई, क्योंकि जनसंख्या रुक नहीं रही थी, इसलिए 2000 में नई जनसंख्या नीति लाई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या है? 14 साल से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करना है। दोस्तों ये लक्ष्य है, यानी 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं मरने चाहिए। अब तो वैसे कम ही हो रहा है, मात्र 7 हो गई। अभी मैंने ऊपर देखा था 7 बच्चे ख़त्म होते हैं 1000 पे। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना है।
लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना उनके लिए। परिवार नियोजन की एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने की नीति का ढांचा प्रदान करनी है। तो आपको दोस्तों जनसंख्या की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। ये तो पहले निःशुल्क शिक्षा है 14 साल के बच्चों की। शिशु मृत्यु दर कम करने की 30 से कम करनी है। टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ावे देने का प्रोत्साहित करना है। परिवार नियोजन करना है। ये 5-6 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब है दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर के बारे में है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। दोस्तों ये यौन संबंध है और यौन बीमारियाँ, इस पर विशेष ध्यान दिया इस जनसंख्या नीति के अंदर। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना है और किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना है। गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बढ़ाना। एक मिनट दोस्तों, कुछ मिस्टेक होगी थोड़ी। खरीद के भीतर बढ़ाना और क्या क्या दोस्तों इसके अंदर खाद्य संपूरक पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। ये कुछ चीज़ें हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। ये सारे दोस्तों आपको ध्यान रखनी। राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति 2000 में है, गर्भ निरोधक सेवाओं की पहुंच, खाद्य संपूरक पोषणिक सेवाएं, बाल विवाह को रोकना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं और एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य श्रम में शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जनसंख्या। और अब दोस्तों हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो आपको विकल्प चुनना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संचार में परिवर्तन लाता है? किससे होगा परिवर्तन? किसी क्षेत्र में प्रवास में आबादी की संख्या में वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो दोस्तों प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में होगा। जहाँ से लोग गए हैं वहाँ भी प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन होगा, और जहाँ लोग आए वहाँ भी परिवर्तन होगा। जनसंख्या में बच्चों की एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो बच्चे क्यों बढ़ रहे जनसंख्या में? तो दोस्तों इसका क्या होगा? उच्च जन्म दर है दोस्तों, ज़्यादा लोग जन्म रहे हैं। उच्च मृत्यु दर तो है नहीं, मृत्यु दर घट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि से क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि से प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। तो लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और ये लगातार हो रहा है। और जनसंख्या वृद्धि की दर भी बढ़ रही है लगातार। लेकिन इसमें एक्यूरेट हम किसे करेंगे जनसंख्या वृद्धि का परिणाम? तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम तो जनसंख्या वृद्धि की दर ही होगा सही। तो सही तो दोस्तों एक्यूरेट तो हम जनसंख्या इसमें मानेंगे, हम दर मानेंगे। ये भी सही है दोस्तों। दोनों ही सही है यदि दो ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है? साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 साल है और वह किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दे। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे घटक हैं। तो पहला है जो कम उम्र में विवाह करना, अशिक्षा, और जो रूढ़िवादी धारणाएं, सामाजिक भ्रांतियाँ। और जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारकों के अंदर जो लड़के को बढ़ावा देना, लड़कियों को हीनता से समझना। 1981 से भारत में जनसंख्या में वृद्धि दर क्यों घट रही है? तो दोस्तों 1981 से जनसंख्या में वृद्धि दर घटने का मुख्य कारण है
स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से क्या हुआ? बच्चे मृत्यु दर कम हो गई है। मृत्यु दर कम होने से जन्म दर भी घट गई है और काफ़ी सुविधाएं आ गई। चिकित्सा, आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। आयु संरचना के अंदर 3 डिवाइड हैं, जो 0 से 16 साल के किशोर है, फिर 16 से 59 तक मान लो, या 16 से 64 तक आएंगे, जिसके अंदर वयस्क आएंगे, वयस्क, और प्रौढ़ हो जाएंगे 64 से ऊपर। जन्म दर प्रत्येक 100 की जनसंख्या पर जन्मने वाले बच्चों की संख्या को कहेंगे जन्म दर। और मृत्यु दर प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर मरने वाले की संख्या या प्रतिशत को कहेंगे मृत्यु दर। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। तो दोस्तों प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि प्रवास से जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ भी जनसंख्या में कमी हो रही है। तो जनसंख्या का वितरण में बहुत ज़्यादा असमानता उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच क्या अंतर है? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि में तो है, जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जनसंख्या बढ़ गई, पिछली जनगणना में से वर्तमान जनगणना निकाल ली, वो होगी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन के अंदर जनसंख्या कम भी हो सकती है, किसी का प्रवास से ज़्यादा भी हो सकती है, ये अंतर है। व्यवसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध है? दोस्तों व्यवसायिक संरचना और विकास के बीच सीधा संबंध है, क्योंकि व्यवसाय ज़्यादा होगा तभी तो विकास होगा। यानी जब हमारे जो किशोर लोगों की और प्रौढ़ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो व्यवसाय ज़्यादा होगा, उससे विकास भी ज़्यादा होगा। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? तो दोस्तों स्वस्थ जनसंख्या हर प्रकार से लाभकारी है, क्योंकि स्वस्थ जनसंख्या होती है उससे क्या होगा? वो उद्यमशील होगी, कार्य ज़्यादा करेगी, विकासशील होगी, कुछ भी कार्य करेगी और उससे देश का विकास होगा, स्वास्थ्य पर खर्चा भी कम होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई 2000 ईस्वी में। इसमें क्या था? बच्चों को पढ़ाना 14 साल तक के, जो बालिकाओं की शादी की आयु को कम करना, जो हमारा मृत्यु दर थी उसको प्रत्येक 1000 से 1000 पे कितने पर लाना? 1000 पे 30 बालिकाओं तक लाना। यानी मृत्यु दर में ये सिस्टम था, 1000 पे 30 बच्चे मरे, इससे कम होना चाहिए। काफ़ी कम हो गया, अब 7 आ गया वैसे तो। और भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट थे इसके, जैसे गर्भ निरोध, जनसंख्या में कमी करना, कई कारण थे जनसंख्या नीति में। तो दोस्तों परियोजना कार्य आप खुद कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही हमारा जो कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक ये भी पूरी होती है। शब्दावली दोस्तों हम कल देखेंगे। शब्दावली के ऊपर वीडियो बना दूंगा, छोटा सा बनेगा वो 10 मिनट का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।